Hi guys, welcome to our next episode of Not So Funny podcast. My name is Daman Mulri. I have with me Vibhor Jain, Samir Chaturvedi, and Arpan Mulri. And topic for today's discussion is Indian education system. Yes. हमारे लोकप्रिय एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। टिप्पणी देंगे। टिप्पणियां देंगे, अच्छी और बुरी दोनों बातें करेंगे, शायद अच्छी कम हो बट करेंगे। ओके, तो हम सभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए हैं पीड़ित और है। पीड़ित भी हैं। यस यस, डेफिनेटली पीड़ित भी है। तो अपार्ट फ्रॉम सीए, अभी हम सीए के बारे में बात नहीं कर रहे, सीए के बारे में हम करेंगे बात, बट इन जनरल क्या पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम? और अभी रिसेंटली चेंज हुआ है काफी कुछ इन आवर एजुकेशन सिस्टम, तो हाउ डू यू थिंक ये आगे पहले यार जाके मेरे को ये बता दो, मेरे को आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे को बहुत लोगों को नहीं आइडिया होगा कि क्या चेंज हुआ है एग्जैक्टली करिकुलम वगैरह से। एजुकेशन सिस्टम जो भी चेंज हुआ है, पहले हमारे पास 10+2 करिकुलम होता था, which is now replaced by 5+3+3+4, which is 8, 11, 15 years हो गया है। मतलब वही ग्रेजुएशन तक का जो स्ट्रक्चर था 10+2+3 is now changed to 5+3+3+4। ठीक है, और इसमें से इन्होंने एज वाइज भी उसको बाइफरकेट किया है कि थर्ड मतलब 3 साल से 8 साल के बच्चों तक के लिए 5 years वाला, और 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक तो ये था। दूसरा, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद लर्निंग, तो ये काफी मतलब फ्यूचर रेडी करने के लिए और सब कुछ है, क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग में आकर कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीजें लेते थे, तब इन लोग मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते थे। बट अभी एक नेशनल एजुकेशनल अलायंस और टेक्नोलॉजी सेटअप करी है, तो वो हर स्कूल के अंदर एआई और टेक्नोलॉजी के बारे में, कोडिंग फॉर एग्जाम्पल, यस कोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोडिंग एक सब्जेक्ट होगा वो, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें ऑप्शंस आपको 5th के बाद ही मिलने लग जाएंगे, जो अभी 10th के बाद मिलते थे ना, ये आपको 5th के बाद सारे ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे। आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको उसमें इंटरेस्ट है। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट के साथ वो अलायंस बन चुकी हैं। एडटेक है और 2-3 कंपनीज के नाम और लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब मेन चीज थी असेसमेंट, जिससे मुझे तो बहुत प्रॉब्लम थी, जो ग्रेडिंग सिस्टम था हमारा, तो विच इज नाउ कंप्लीटली डिफरेंट। अब ये हो गया है, मतलब अगेन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इसका एक नाम रखा है दैट इज परख। ठीक है, हम बच्चों को परखेंगे, जिसका फुल फॉर्म भी है, विच इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कोई सीरियसली चाहता था कि भाई परख ही नाम रखा जाए, एग्जैक्टली उन्होंने बाद में रखी है। तो ये जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हमें आंसर पहले बता दो, अपना फ्रेम कर लेंगे क्या करना है। हाँ, तो यही नाम इसलिए रखा है परख। और ये वही असेसमेंट सेंटर है। अब इसके अंदर यही है कि उसके अंदर ना आपके ये नहीं बताएंगे आप किसमें फेल हो रहे हो या आपको किसमें मेहनत करनी है, वो आपको ये बताएंगे एक स्ट्रॉन्ग स्किल्स क्या है, विच इज परफेक्टली परफेक्टली वेल डन। ठीक है, कि अगर तू मैथ्स में अच्छा है तो ये तेरे को बताएंगे यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, आपको ये करना चाहिए, आपके पास ये करियर ऑप्शंस है। इफ यू आर रियली गुड इन स्पीकिंग, तो आपको ये बताएंगे कि ये आपके पास ऑप्शंस है। पर आपको करियर काउंसलिंग को सेंट्रलाइज कर रहे हैं और हर स्कूल में डाल रहे हैं बेसिकली। हाँ, जो चीजें पहले पब्लिक स्कूल्स में, गिने चुने पब्लिक स्कूल्स में होती थी, करियर काउंसलिंग की आप इस चीज में अच्छे हैं, उसको सेंट्रलाइज करके हर स्कूल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सारा सिस्टम ही ना स्किल पे ज्यादा होता जा रहा है, रादर की सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट तो बहुत एंड में आ रहे हैं, मिडिल लेवल पे आ रहे हैं जाके। और द मेन थिंग इज द परसेप्शन, राइट, कि आप करियर काउंसलिंग तब करते थे व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड इन स्कूल या यू आर अनश्योर अबाउट थिंग्स। ठीक है, हियर यू विल बी परफॉर्मिंग। आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे आप जैसे परफॉर्म करते हो, उसकी एज एन असेसमेंट बताई जाएगी, ना कि काउंसलिंग। मतलब देयर इज अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, राइट। काउंसलिंग में आपको समझाया जाता है कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा है, बट असेसमेंट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गुड एट एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये तो मैं ऑलरेडी अच्छा करता हूँ। तो इसमें मेरे को मेरे प्रोफेसर ने बोला कि वेल डन। सो ये सारी चीजें मेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेंज। फिर और ये दूसरी बात, टू ऐड ऑन, इसमें सिर्फ टीचर्स नहीं बताएंगी, हमें सेल्फ असेस भी करना है और हमारे पीयर्स भी असेस करेंगे। तो ईयर एंड पे पूरी रिपोर्ट कार्ड जो बनती है वो अच्छे ढंग से बनेगी, तो एक्चुअल पता चलेगा एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को,
कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ पे तुम ग्रो कर सकते हो, वो बहुत सही चीज हुई है। और एक और चीज है, अगेन विद गुड कम्स बैड। अच्छा समीर कुछ ऐड करना चाह रहा है? नहीं, पहले वही बोल रहा, मैंने कहा पीएस जो रिव्यू करेंगे सारे बोलेंगे नालायक है ये, वैसे एग्जाम टॉपर को तो ऐसी पूरी क्लास नफरत करती है, तो उसका पीएस रिव्यू मतलब मेन क्राइटेरिया वो नहीं है, बट वो पार्ट ऑफ द क्राइटेरिया है। मतलब वो वाला ना पॉइंट आएगा ही नहीं कि आप कंपेयर कर पाओगे किसी को, क्योंकि सबके अपने स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगे ना, तो ये नहीं हो पाएगा। समीर तेरे 99% आए थे, मेरे 32 आए थे, ऐसा नहीं होगा। समीर तू स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकला, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा निकला, ऐसा कुछ होगा, कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर। देख वो एक्चुअल में होता ये है कि अगर तुम न्यूमेरिकली, लोग कंपेयर करने के तरीके ढूंढ लेते, क्योंकि अगर जब तक लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, तब तक उनको क्वांटिफाइबल टर्म्स के अंदर नहीं बताओ ना कि हाँ भाई एक्चुअल में ये बढ़िया था या ऐसे सबका ये आ रहा है, तो कंपेयर तो जनता कर ही लेती है, और जब भी जैसा भी रिजल्ट आएगा वो तो कंपेरिजन होगा ही यार। अब ये चीज तो कंपटीशन होना और कंपैरिजन होना एक अलग चीज है। तो अगर तेरे स्कूल में तू स्पोर्ट्स में अमेजिंग है और दूसरे स्कूल में एक बंदा स्पोर्ट्स में अमेजिंग है, तो वो कंपटीशन है। मतलब तेरे स्कूल के अंदर कंपैरिजन होगा तभी तो कंपटीशन होगा, इसमें दोनों में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी हुआ। बट कंपटीशन ना, मेरे ख्याल से कंपटीशन सिर्फ स्पोर्ट्स में होना चाहिए, उसके अलावा किसी में कंपटीशन तो होना नहीं चाहिए। क्यों? हर जगह होता है ये, मैथ्स ओलंपियाड होता है। अब मैथ्स ओलंपियाड में अगर मैं थर्ड आया तो मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि आई नो आई एम कम्पीटिंग विद द बेस्ट। बट एक होता है कि घर पे नॉर्मली जिनको कुछ नहीं पता है इस बारे में, वो बोल रहे शर्मा जी का बेटा तुझसे आगे निकल गया। अब उनको पता ही नहीं है कि मेरे स्किल्स क्या है और उनके स्किल्स क्या नहीं है, तो वो कंपैरिजन है, दैट्स रॉन्ग। अब ऐसे हम भी तो करते ही है ना, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अबे यार इसको खेलना आता है क्या? हम 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, हम सचिन को सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ये नहीं ढंग से नहीं खेल पा रहा है, इससे हो ना पाएगा। मतलब मेरे हिसाब से तो यार सक्सीड करने के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है, बट करेक्ट तरीका होता है। जैसे पेरेंट्स जिस तरह से छोटे 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों पे प्रेशर डालते हैं मार्क्स को लेकर या जो मर्जी लेकर, और मार्क्स ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, मतलब वो दूसरा स्किल एक्सप्लोर करते ही नहीं बच्चों का, मोस्ट पेरेंट्स। एक चीज अगेन विद गुड कम्स बैड, ये तो बात है ही, और गवर्नमेंट ने निकाला है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि मदर टंग को है ना हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखेंगे। मदर टंग तो हिंदी है, और इसी में सारे बच्चे फंसते हैं कि भाई नहीं मदर, बट सबकी मदर टंग हिंदी थोड़ी है, साउथ में हिंदी थोड़ी बोल रहे हैं। कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, मतलब मेजॉरिटी स्कूल, मेजॉरिटी लोग जैसे महाराष्ट्र में, हाँ दिस इज अ मिथ, फेक न्यूज। अरे क्यों? लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है ना यार। नहीं है, मदर टंग में डिफरेंस है ना। अच्छा ये भी बात ठीक है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक हिंदी है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ही नहीं। ये भी बात सही कही है, बिल्कुल सही कही है। नोट के पीछे देखोगे लैंग्वेज लिखी होगी इंडियन नोट के पीछे। करेक्ट, दैट इज वेयर आई रिकलेक्ट। ठीक है, तो हाँ मतलब इसमें बस ये लिखा है कि होम लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज विल बी यूज्ड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 as mother tongue lets student grasp complex concepts easily। तो बट देख ये वैलिड पॉइंट है उनका, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सही की है कि जो जहाँ पढ़ रहा है, जिसकी मदर टंग में बात कर रहा है, उसके लिए चीजें समझनी कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी। बट अगर वो दूसरी सिटी मूव होता है, दूसरी सिटी क्या कहीं और जोन में ही मूव हो जाता है, मतलब अगर साउथ वाला अगर मिडिल में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, तो उसकी तो पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ना। या फिर पंजाब में पढ़ रहा बंदा चेन्नई चला जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं समझ आएगी बातें। और मेरा ये भी पॉइंट है कि बीइंग अ सेक्युलर सिटीज और ये सब कुछ है, एक स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर क्या एक ही मदर टंग होगी? नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी। तब मेरे क्लास में मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 तो मैंने देखी है, और वो उर्दू। तो फिर कैसे पढ़ाएंगे हम इनको? तो मेरे को जो लगता है कि एक लैंग्वेज होगी जो स्कूल वाइज या स्टेट वाइज या सिटी वाइज रख दी जाएगी, और फिर उसमें पढ़ेंगे। हमारे स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3 लैंग्वेजेस होती थी, और ऑफ कोर्स नॉर्थ में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होती थी, राइट? मतलब संस्कृत ऑप्शन होती थी, बट अगर और नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पंजाबी होती थी। हर स्कूल में तो पता है फ्रेंच होती है यार, फ्रेंच होती है अब तो। हाँ तो गई फ्रेंच। इंटरनेशनल स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हम, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही, मेरे स्कूल में भी होती है। अच्छा मेरे स्कूल में फ्रेंच नहीं था, मेरे स्कूल में तो जर्मन भी ऑप्शन था। मैंने जर्मन सीखी है। क्या बात कर रहे हैं?
देखो हिंदी में मेरा हिंदी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो मैंने इसलिए संस्कृत नहीं ली। फ्रेंच मैंने कहा सब फ्रेंच ले रहे, मैं जर्मन लूंगा। हम जर्मन वाली क्लास में सिर्फ 9 स्कूल में बच्चे जर्मन थी, स्कूल में। हाँ हाँ होता है। 2 साल जर्मन सीखी है मैंने। वाह यार, वाह। हाय कैसे बोलते जर्मन में? हाय यार मेरे को, मैं सेंटेंस बता देता हूँ, इस लीवे इन आइलर बैंगलोर, मतलब आई लिव इन बैंगलोर, ये हो गया। और एक लास्ट चीज है टू ऐड कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो पहले ये होता था कि भाई टीचर का एग्जाम होता था और वो परपेचुअली टीचर है और वो हर स्कूल में जो उसका स्पेशलिटी है वो पढ़ा देगा। बट अब देयर विल बी अ प्रॉपर टीचिंग प्रोग्राम एनुअली, जैसे हमारी ऑफिस में ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वैसे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी एंड ओनली द सर्टिफाइड टीचर विल बी एबल टू टीच अ स्पेसिफिक स्किल rather than a subject। बनता ही है ना, टीचर्स को ही नहीं पता होगा तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो यार। और Correct, पुराने जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं वो तो अब एप्लीकेबल नहीं है यार। बिल्कुल। तो वही है, जिनको जिनको खुद ही बुक की नॉलेज है, जिन्होंने खुद करके, जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल्स और ये सारी चीजें हैं, हमारी बुक से जो जो लिखा होता था वो सब हम करते थे, तो हम टफ वाले करते ही नहीं थे क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। तो यार टीचर ही ऐसे पढ़ाते थे कि तुम बस ये पढ़ लो, ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर चैप्टर लो। है, इन पे फोकस कर लो, बाकी जाए भाड़ में, ये लाइन याद कर लो, ये लिखोगे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। उन्हें मतलब ही नहीं है समझाने से भाई क्यों है क्या है, भाड़ में जाओ, बच्चों के करेक्ट। मार्क्स आ जाने चाहिए बस। हाँ, बस मार्क्स के तो लिए पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स यार में बस। वही तो, वो तो इंडिया में मार्क्स का इतना गलत कल्चर है ना यार कि यार मतलब अगर मार्क्स नहीं आए तो, और कल्चर भी नहीं है पता है, कई मामले में ये बात मतलब मजबूरी बन जाती है यार। अगर तुम्हारे 12th में मार्क्स नहीं आए तुम क्या करोगे आगे? बहुत लोग मतलब कुछ कर नहीं पाते या कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता उनके पास और कोई। ऑप्शन करेक्ट। और ही खत्म हो जाते हैं, 90-95 स्पेशली प्लस ना आए तो ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। बट दो पॉइंट है ना, एक तो जिन्होंने पढ़ लिया, जिनकी 95-96% आ गई ना, उनको भी उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता। तो वही फिर तो मेरे जैसे प्रॉब्लम जो ये है। लोग हैं जो प्रॉब्लम 90 का एम भी नहीं कर रहे, वो फिर ट्राई ही नहीं करते, जो यार इंटेलिजेंट बच्चे नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूंगा फिर यार। ये एस्पिरेशंस की बात है ना, वही कि भाई आपको बनना है साइंटिस्ट और हम्म आपने देखा कि सबसे अच्छे साइंटिस्ट XYZ कॉलेज से निकलते हैं, बट आप हम्म उस कॉलेज में जा ही नहीं पाओगे हाँ ही नहीं क्योंकि उसकी परसेंटेज इतनी हाई है कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और जो एवरेज बच्चा होता है वो बोलता है यार मुझे XYZ कॉलेज मिल जाए। सबकी एस्पिरेशंस होती है ना, एक बंदा चलो फेलियर ले लो कि उसको हम्म पास होना होता है, बट हम्म इतना कंपेरेबल एजुकेशन सिस्टम है कि वो बंदा पास भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो बंदा फिर वही अगेन ऐसे वो लेता है स्टेप्स जिससे नहीं, अब एक्चुअल में सीन है कि लोग पास तो जाते हैं, मतलब सीबीएसई लाइक कि ठीक है पास हो जाते हैं, इट्स इजी एंड लाइक, बट अब सीन ये है कि भाई कंपटीशन इतना है ना, इतनी जनता है भर भर के है कि, और सीट तो फिर लिमिटेड ही है, तो कितनों को ही मिलेगा। अगर और किसी यार को ऐसा एक जो चीज मेरे को लगती है, जैसे ये चीज डिस्कस हुई, कोई बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है, मान लो मैं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक उठा लेते हैं, मैं बहुत तेज भागता हूँ, मैं बिल्कुल स्कूल टॉपर, जोनल लेवल टॉपर, 12वीं हो गई, मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं बहुत तेज भागता हूँ, अब भागो। स्पोर्ट्स कोटा होता है उसके लिए, उसको स्पोर्ट्स कोटा ठीक होता है। है यार, 5% मिलता है उसको। मानता हूँ होता है, पर मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है ना, मैं स्पोर्ट्स कोटे से कॉलेज जाके भी क्या करूंगा? मेरे को नहीं करनी बीकॉम, मैं भागता राइट। हूँ, मेरे को भागने से, और इंडिया में फैसिलिटीज ही नहीं है मेरे लिए कुछ कर रहे। अगर अनलेस मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ जिसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता इंडिया जैसी कंट्री में। हाँ तो तो इंडिया अल्टीमेटली में मेरे को फोकस अपना 12वीं के बोर्ड पे ही लगाना पड़ेगा, फोकस मेरे को वही माँ और दुआ करनी होगी स्पोर्ट्स को 5% मिल जाए और मेरा हो जाए, और फिर पढ़ाई करके फिर मैं एमएनसी में लग जाऊँ। फिर अगर अल्टीमेट गोल वही है, मतलब जिस भी पाथ से जाओ, अगर एक ही रास्ता निकल रहा है आगे बढ़ने का, तो फिर फायदा क्या है मेरा स्पोर्ट्स में अच्छे होने का? मतलब ये सारी पॉलिसीज का फायदा मेरे ख्याल से तब तक नहीं है जब तक ये चीजें इम्प्लीमेंटेबल, और मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद इन चीजों पे कुछ करा ना जाए। ठीक है, तुमने असेस कर लिया ये बंदा सिंगिंग में अच्छा है, ये बंदा एक्टिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, अब क्या तो खत्म? यार तो तभी तो यही ना है। ये अब अगर तो आप इंडिया में भेड़ चाल फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट एज यू सेड, ठीक है, अगर आप भेड़ चाल फॉलो कर रहे हो तो आपके पास बहुत फैसिलिटीज है। आप सक्सीड हो गए या नहीं वो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस है टू परस्यू इट। वो बट एज अब यू हुए हैं सेड, यार आईपीएल की वजह से। आईपीएल नहीं था ना तो लोग उसमें भी जाके भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। आईपीएल एक प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल बात की तो है।
सक्सेसफुल की तो डेफिनेशन ही नहीं है, लेकिन ऑप्शंस थे, इंस्टीट्यूट्स थे, मतलब मैं 15-20 साल से जानता हूँ, क्रिकेट अकेडमीज और ये सब तो थी, ठीक है। अगर आपको, बट वही अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लेकिन इफ यू वांट टू बी यूनिक, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड इन गोल्फ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड इन एविएशन, तो देयर इज नो अकेडमी जो आपके टैलेंट को या स्किल सेट को फ्लरिश करे, और आपको कॉलेज नहीं, आपको यही पढ़ना है, ऐसा नहीं था। बट गिव एन एग्जांपल, अभिनव बिंद्रा के बारे में तो सबको पता होगा, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक शूटिंग। इफ यू रीड अबाउट हिम, उसने खुद बोला है कि अगर वो अमीर नहीं होता, ही इज फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, ही वुडंट हैव उसको प्रॉपर बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने, उसकी फैमिली ने प्रॉपर उसको गन्स ला कर दी, शूटिंग रेंज में एडमिशन करा। वही कह रहा है, अगर वो उसमें टैलेंट था नो डाउट, बट अगर वो वेल टू डू फैमिली से नहीं होता तो वो नहीं, ना वो ओलंपिक्स जा पाता, ना इंडिया कभी वहां गोल्ड जीत पाता, ना कुछ हो पाता। सेम गोज फॉर अनिर्बान लहरी, ठीक है, वो गोल्फर है, बहुत अच्छा गोल्फर है, और उसकी फैमिली भी इतनी अमीर है, मतलब ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, तो इसीलिए वो गोल्फ खेल पाता है यार, मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। बट स्पोर्ट से हटके भी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये सारी चीजें तो काफी लोगों को वो मिल रहा है रिकॉग्निशन, लेकिन पहले नहीं मिलता था। मतलब जस्ट गिवन एजुकेशन सिस्टम, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में वो करते हो, वोकेशनल सब्जेक्ट एज अ सिंगिंग एक्टिंग लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि भैया वहां से ही आपको प्लेटफॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे, ये कभी नहीं होता था, विच वी होप आगे हो। यार हर जनरेशन के साथ ना नए टाइप के, मतलब कैसे कैसे बोलूं अब यार, अब नए टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती है, करियर ऑप्शन ही अलग हो जाते हैं यार। हम जब स्कूल में थे हम तो सोचते भी नहीं थे कि यार यूट्यूबर भी कोई करियर हो सकता है, और अब के तो बच्चे जो 15-16 साल के वो भी से वो लगे हुए हैं, वो जब तक वो और 5-6 साल देंगे ना, वो अपना प्लेटफॉर्म बढ़िया ग्रो कर चुके होंगे। अब क्योंकि मैं वही बताता हूँ कि जैसे, बट वही बात है ना कि जैसे दमन ने बोला ये चीज, इसमें एजुकेशन सिस्टम का अभी भी कोई रोल नहीं है। करेक्ट। इसमें इंटरनेट का रोल है, इसमें जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस का रोल है। एजुकेशन सिस्टम तो अभी तक हम पहुंचे भी नहीं टॉपिक, मतलब एजुकेशन सिस्टम का अभी भी कोई रोल नहीं है इस चीज में। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का ये रोल होना चाहिए था, जो अब ये लोग प्रपोज कर रहे हैं एटलीस्ट, कि जो वोकेशनल होता है, कि इफ यू आर गुड एट वीडियो क्रिएटिंग, इफ यू आर गुड इन राइटिंग, यही सारी चीजें है ना जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे है, इधर इट्स कंटेंट क्रिएशन, इधर इट्स अ टैलेंट जो आप दिखा रहे हो, तो ये सारी चीजों को प्रमोट करो एटलीस्ट, सो दैट यू आर रेडी फॉर इट। और उसके बाद आपको चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमाना है, या फिर आपको मेन कोर थिएटर आर्टिस्ट बनना है और मूवीज में जाना है, जो भी यार मैं वो आप अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने लाइफ के 5 साल सिर्फ थिएटर करा है। कॉलेज में मैंने पढ़ाई नहीं करी, और मैं तुम्हें क्या बताऊं, फुल टाइम थिएटर के करके महीने के 20,000 कमाना भी ना, अगर कोई बंदा महीने के 20 से 25,000 कमा रहा है थिएटर करके, तो हम उसको सक्सेसफुल थिएटर आर्टिस्ट बोलते हैं। मैंने 5-6 साल प्रॉपर सब छोड़ के सिर्फ थिएटर करा है अपनी लाइफ। नहीं मतलब यार एट द एंड ऑफ द डे तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है यार, अब घर चलाना है साला, अब नहीं, जब बात अपॉर्चुनिटी की भी नहीं है यार। अब तुम बाहर की कंट्रीज में देखो, अगर ब्रॉडवे लेवल को तुम हटा भी दोगे ना, मैं सिर्फ थिएटर की अगर बात करूं, वहां पे अलग अलग तरह के स्कूल्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं इस बेसिस पे। मतलब अगर वहां कोई बंदा परस्यू कर रहा है ये चीज, उसको लोग बोलेंगे कि हाँ चलो ये भी पढ़ाई कर रहा है। मेरे में बोलते थे ये तो टाइम पास कर रहा है, जब इसका हो जाएगा ये कुछ कर लेगा। और तेरा थिएटर तो फिर भी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल चीज है। लोग जो छोटे वोकेशनल काम होते हैं, जैसे कारपेंटर होता है या प्लम्बर होता है, इनको तो इज्जत है ही नहीं ना इंडिया में बिल्कुल। मेरा कॉलेज डीयू में, मेरे कॉलेज का नाम ही कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज था, उसमें मेजॉरिटी कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज ही थे जहां मैं पढ़ा हूँ डीयू में। वहां पे मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वहां पे मतलब उन कोर्सेज में भी मार्क्स के बेसिस में पहली बात एडमिशन होता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं, उनकी कट ऑफ बहुत कम है, बट मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। मतलब वो कोर्सेज मोस्टली लोग इसलिए लेते हैं कि भैया डीयू जाना है, मार्क्स नहीं आए ये कोर्स ले लो। वहां पे किसी को इंटरेस्ट नहीं होता उस पर्टिकुलर फील्ड में, बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए वहां पे आ जाते। और इस चीज पे मैं भी यही बोलना चाहता, जैसे मेरा इंटरेस्ट ना डांस में था हमेशा से, ठीक है, बचपन में ना मैं काफी डांस करता था, और मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन होता था, लेकिन कभी डांस में क्या डेवलप कर सकते हो, क्या सिखाना है, वो कभी नहीं होता था, ठीक है। तो हम कॉम्पिटिशन्स करते थे,
मैंने 6 साल कंपटीशन किया, हर बार बढ़िया हुआ, और उसके बेसिस पे ये लोग हमसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और पता नहीं क्या क्या चीजों पे डांस करवाते थे। अब मैं कॉलेज में आया तब जाके मुझे पता चला कि भाई यहाँ हो रहा है असली डांस, मतलब ग्रोथ, आपकी ग्रोथ स्किल सेट। मैं टीवी पे डांस दिखता था, उसमें मैं जो अच्छा कर लेता था या सेम कर लेता था तो लोग तालियां बजाते थे। लेकिन कॉलेज में जब आप जाओ तो क्रिएटिविटी टेस्ट होता है कि व्हाट न्यू यू कैन ब्रिंग, और इंग्लिश गाने जिसके अंदर कुछ भी डांस नहीं है एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट, तब आपको लगता था। एंड देन हमारे कॉलेज में देयर वाज अ बेटर एजुकेशन सिस्टम आई वुड से, क्योंकि वहां पे ये था कि शामक डावर से बंदे आ रहे हैं टू सी, जो वर्कशॉप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको 6 महीने की फ्री हम आप वो दे देंगे, समर फंक क्लासेस दे देंगे। वो मिला, फिर उसके बाद उन्होंने हमें एज अ ट्रेनर अपॉइंट किया, एंड देन यू वर लाइक लुकिंग एट शामक दावर, और शाहिद कपूर आ रहा है अपना डांस करके जा रहा है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप देख पा रहे हो। एंड देन मतलब ग्रोथ पीरियड कितना था मेरे पास, 2 साल का। 11th and 12th में मैंने इतना सब कुछ देखा जो 6 साल में मैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करके नहीं सीख पा रहा था। और यही तेरे को स्कूल लेवल पे ऐसा मिल जाता ना तो तू 11th-12th में ग्रो बहुत ज्यादा कर जाता। आई वुडंट हैव थॉट कि मैं घर कैसे चलाऊंगा यार, मतलब आई कुड हैव ओपनड माय क्लासेस बाय देन। अरे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ईसीएम प्रोग्राम भी तो लॉन्च किया था ना, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। उसमें क्या वो ऐसे 6, 7, 8 इस लेवल के नहीं, शायद 8 to 12th के बच्चों को जो जो जीरो पीरियड होता है ना उसमें अलग 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 चीजें सिखा रहे हैं, 8 to 12 सेल्फ कॉन्फिडेंस और एम्पैथी और क्रिएटिविटी, ये सब अब स्कूल में सिखा रहे हैं, जो कि हमारे को भी मिलनी चाहिए थी। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, करेक्ट, मेंटल हेल्थ के लिए बारे में बता रहे हैं। एक तो मेन बात ये भी है कि अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि भाई तू वहां पे इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहा है ना। कितने लोग होते हैं जिनके पास बहुत बढ़िया हमारा है बट इंटरव्यू में कुछ ले ही नहीं रहा, बट अल्टीमेटली क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता तो इंटरव्यू क्लियर नहीं करते, अल्टीमेटली मार्क्स बढ़िया है बट उनको जॉब ही नहीं मिल रही एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि एवरेज थे लेकिन बोलने में बढ़िया थे, इंटरव्यू निकाल लेते हैं, दे गेट द बेटर जॉब। ये लोगों ने कहीं नहीं सिखाया ही नहीं कि भाई कैसे हैंडल करना है, कैसे बातें करनी है, बेसिकली कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग। वही, अब हमारी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, हिंदी में बात करने पे आपको आधा घंटे का डिटेंशन मिलता था। आज भी हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता है आफ्टर इम्पोजिंग पेनल्टीज। तो ये सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है व्हेन यू कम आउट ऑफ मतलब एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। अगेन एक ना प्रॉब्लम ये कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होता था, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होता था, रीडिंग कॉम्पिटिशन होता था, सब कुछ होता था। लेकिन जब हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाते थे ना, हम हार के आते थे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सिखा ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं हाँ विबोल तू अच्छा लिखता है ना, तू एक काम कर चला जा इंग्लिश राइटिंग की कंपटीशन में चला जा, ऐसे डिस्कशन होती थी। वहीं पे होता है कि तू अच्छा लिखता है ना तो ये ले मटेरियल, ये तेरा मेंटोर है, ये तो कुछ सिखाएगा, तेरा वो लिखने का टैलेंट ये भी नहीं था हमारे स्कूल में। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो नहीं था। और हैरानी की बात यह है कि हम सब यहाँ डिसेंट स्कूल से ही हैं, जब वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है। करेक्ट। तो इंडिया में जो देखो, इंडिया में मेजोरिटी लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, करेक्ट। पब्लिक स्कूल में बहुत कम परसेंटेज पढ़ती है इंडिया की मेजोरिटी। पीएमसी जो था ये गवर्नमेंट स्कूल में था, बट कंटिन्यू। हाँ, और ये अर्पण की बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आइडियल सिनेरियो ऑफ अ परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम इज कि आपकी गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, उनकी खुद की स्कूल्स हैं एंड एवरीबडी इज स्टडिंग देयर, अनलेस दैट 1% क्रीम पॉपुलेशन जिनको अपने बच्चों को बाहर भेजना है और उनको अलग स्कूल में पढ़ाना है इज अ डिफरेंट इशू। हमारे यहाँ क्या होता है कि मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। अगर मतलब दिल्ली का जो हमारा एरिया था उसके अंदर 2 गवर्नमेंट स्कूल थी और कम से कम 50 प्राइवेट स्कूल्स थी। सेम वे मैंने मुंबई में देखा है कि जो हमारा एरिया था उसमें 1 गवर्नमेंट स्कूल थी और 10 प्राइवेट स्कूल्स थी। तो ये चीज वाइस वर्सा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तब जाके राइट ऑफ एजुकेशन एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि सब नहीं अफोर्ड कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल, बट सबको अच्छी एजुकेशन चाहिए। करेक्ट। और स्टेट वाइज भी इतना प्रॉब्लम है यार। और मेरे स्कूल में तो क्या होता था कंपटीशन में कि सारे कंपटीशन के अंदर जो टॉप 5 टॉपर है ना वो सारे कंपटीशन में पार्ट लेते थे, अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग और 1-2 चीजें छोड़ के कि भाई ये अगर कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा है तो ये कंपटीशन में तो जीत ही जाएगा, तुम ही जाओ। हमारे स्कूल में तो हेड बॉय हेड गर्ल भी मार्क्स के बेसिस पे बनाए जाते। हाँ सेम यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट था। मैं बना था हेड बॉय, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे तो भी
मेरे में भी डिफरेंट था प्रॉपर। तो वही ये सारी चीजें देखा, हमारे स्कूल्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे बाहर अब मैं लोगों से बात करता हूँ, एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी सिस्टमैटिक। मतलब अगर वो कनाडा के टोरंटो के स्कूल वाले बच्चे से भी बात करेगा तो उसको पता होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो लोग एकदम कंसिस्टेंट लेवल पे डिस्कशन होता है कि हेड बॉय हेड गर्ल अगर है भी तो उनको पता है कि अगर हेड बॉय है तो उसका ये स्किल सेट होगा। दे नो एवरीथिंग। यहाँ पे हमारे यहाँ तो भाई तेरे स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सा कहाँ पे पहुंचे तुम लोग पढ़ाई? अरे स्कूल बोर्ड इतने सारे क्यों हैं? आईसीएसई इजी है, सीबीएसई बोर्ड है, क्या लॉजिक क्या है यार? अरे हर स्टेट का भी अलग बोर्ड है यार, अगर वो बोर्ड फोर्थ ये ग्रेड में है, अगर वो तो मैं यहाँ बताता पे हूँ इसके बारे में जितना मेरे को पता है। हाँ, ठीक है, तो मैंने 2 बोर्ड से पढ़ाई करी, एक महाराष्ट्र, सॉरी एक्चुअली 3 बोर्ड, महाराष्ट्र, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप गुजराती हो, ठीक है, तो आपकी अलग स्कूल है, ये डिसाइडेड है। ठीक है, मतलब जैसे मुंबई में क्या होता है कि अगर आप गुजराती हो ना तो वहां पे ना स्कूल्स ना उसके होते हैं, एसोसिएशंस, एनपीओस के होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट पे चल रहे होते हैं, ट्रस्ट बेसिस पे होते हैं। तो जैसे हमारी स्कूल मैं दूसरे तो एक गुजराती स्कूल है, एनएम कॉलेज पता है ना तुम्हें? एनएम कॉलेज, पेट्रीबाई कॉलेज, ये 2 कॉलेजेस हैं। ऐसे ही उनके 2-3 कॉलेजेस और हैं, और उनका मंडल का नाम है श्री केलवानी मंडल ट्रस्ट। ठीक है, अब उनकी ही स्कूल्स है। ठीक है, उनकी है 15 स्कूल्स पूरे मुंबई में। और वो उस स्कूल के क्या रूल्स है कि अगर आप गुजराती हो तो आपको हम एनएम कॉलेज में 35% का कोटा दे देंगे। सो मैं लाया 88%, एक बच्चा लाया 63%, वो एनएम में था, मैं नहीं था। रिजर्वेशन, ये तो रिजर्वेशन। और ये इन लोग क्या करते हैं, ये लोग होते हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड को पैसा देते हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड के पास पैसा आ गया, महाराष्ट्र बोर्ड ने बोला ठीक है भाई आपको जैसा करना है, तो वो क्या करे, वो अपनी कम्युनिटी डेवलप करे। ये भी वही है, एक तरह से रिलीजन स्प्रेड करने का तरीका। ठीक है, कि आप इस्कॉन को मानो, आप यहाँ पे आओ हमारे मंडल में, हम आपको अच्छी स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उनकी स्कूल इंटरनेशनल लेवल की भी है और डिपेंडिंग ऑन कितना डोनेशन दे सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की भी है और लोकल लेवल की भी है। तो उन लोग वैसे वैसे ऐसे करके रूट पे जाके अपने बच्चों को वहां पे भेज रहे हैं। और सब लोगों के सपने क्या है कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो उसको एनएम कॉलेज 65% पे भी मिल जाएगा। तो ये है बोर्ड्स का तरीका। बोर्ड्स ऐसे मैनेज हो रहे क्योंकि देयर इज नो सेंट्रल रेगुलेशन अपार्ट फ्रॉम ग्रेड्स और क्लास, मतलब नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। और जो न्यू पॉलिसी आएगी ना उसमें ये चीज अबॉलिश हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें एक ऐसा सेंट्रल बेसिस पे चल रहा है, स्टेट वाइज कुछ है नहीं, तो वो शायद कोटा नहीं होगा इससे चेंज, क्योंकि कॉलेजेस भी, मतलब जैसे नीता जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में अलग कोटा है। ठीक है, देयर इज अ कॉलेज एचआर जिसके अंदर सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, उसके अंदर सिंधी कोटा है। और डालमिया कॉलेज उसमें जैनियों का कोटा है। तो ऐसे इतने कोटे बने हुए हैं ना कि लोगों का फोकस ही वो हो गया है कि चल अगर मेरे इतने परसेंटेज नहीं आए तो यही कॉलेज मिल जाएगा। तो टॉपिक को थोड़ा लाइट करते हुए कुछ अपने पर्सनल स्कूल स्टोरीज बताते हैं, तभी तो नॉट सो फनी में फनी पार्ट आएगा भाई। हाँ, मेरे स्कूल के अंदर देखो, लोगों को एजुकेशन से ज्यादा था कि हमें दिवाली पे पटाखे फोड़ने। एग्जाम से ज्यादा प्रिपरेशन 2 महीने पहले की इस चीज की चालू हो जाती थी, क्लास में कौन पटाखे लाएगा, क्योंकि एंट्रेंस पे चेकिंग हो रही है, आपकी हर जगह चेकिंग हो रही है। सो इट्स अ वेरी मेटिकुलस प्लान 2 महीने पहले से, कि कौन लेके आएगा, कौन प्लांट करेगा, कब प्लांट होंगे, किस टाइम पे मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा, कौन सा स्कूल की बात कर रहे हैं ना, ये कुछ सही में बॉम्ब प्लांट कर रहे हो? नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। कौन से वॉशरूम के अंदर लीस्ट सिक्योरिटी है उस टाइम अराउंड पे, तो ये सब चलता था। तुम्हारे में तो वोकेशनल हो रही है, मनी हाइस्ट की प्रिपरेशन तो तुम ही कर रहे हो। और वॉशरूम के बाहर कौन सी सिक्योरिटी है बे? अरे दिवाली के टाइम में ना हर जगह वो लगाते थे, टीचर्स वगैरह थोड़ा ज्यादा पेट्रोलिंग वगैरह करते थे कि भाई कौन क्या कर रहा है। हमारे स्कूल में नहीं होती है, एक्सपीरियंस की वजह से इसके स्कूल में सिक्योरिटी है। वॉशरूम के बाहर कह रहा है वो, नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं। दिवाली में सडनली इनके यहाँ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, क्यों? बच्चे पटाखे चलाते हैं। किसी को सही में जाना, दूसरी बार आया ना, चल 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 चल। वो पैट डाउन कर रहे, कह रहे अभी नहीं। तो
एक साल क्या हुआ कि वो ऐसे प्लेन में लेके आए कि एक बंदा था, वो लेके आया, वॉशरूम के अंदर जाके फोड़ दिए। इधर जैसे ही फोड़े, उसके बाद अब हर सारे सेक्शनों के अंदर ना वो बैगों की चेकिंग चालू होगी कि भाई कौन है क्या है। इतनी देर में हमारे जो पूरी उसकी ना एक मेन हेड हुआ करती थी, टीचरों की भी ऐसे हेड टाइप, तो उसका जो भतीजा था ना वो हमारी क्लास में था। तो वो आई क्लास में, उसको बाहर ले गई। उसने बाहर जाके ऑब्वियसली सबके नाम बता दिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। अब इस चीज के अंदर एक होशियारी वाली बात है कि जब वो बाहर जाके चीजें नाम दे रहा था ना, तो बाकी के जो भी बाकी पटाखे बचे थे ना, वो सारे रख दिए उसके बैग में, उसके बैग में। तो अब जब बैगों की चेकिंग चालू हुई तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बैग में से चीजें निकली। बट इतनी देर में जिन जिन के नाम आए थे, उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला लिया। क्या देखिए आपके बेटे, देखिए क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। अब उसके बाद जब चेकिंग हुई, मतलब एक थे भाई जो गुरनीत, उसके पिताजी ने उसको ने बोला कि देखो हमारे बैग में से तो कुछ निकला नहीं है, जो निकला है वो एक रिलेटेड जो है मेन उसका रिलेटिव है, उसके बैग से सामान निकले, बट ये हमें कर देते। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ नहीं किया था पापा, इन्होंने मेरे को फिर भी कर दिया। उसने पूछा भाई वाइस प्रिंसिपल से कि क्या ये सच है कि ऐसे हमारे बेटे के बैग से कुछ नहीं निकला, किसी के और के बैग से निकला है। मैंने पूछा तो बोला हाँ ये सच तो है। तो भाई उन्होंने गंदी गंदी गालियां देनी चालू कर दी। अरे सुबह से क्या सब की ये वो फलाना ढिमाका, कहते हैं आपने ऐसे हमारे कैसे सब बच्चे को सस्पेंड कर देते हो हर बार बिना बात के। इस सब के बाद जिन जिनके नाम आए थे वो तो बच गए। वो बेचारा लड़का जिसने बिचिंग की थी उसको स्निचिंग का इनाम मिला, गॉट सस्पेंडेड। जो टीचर थी वो टीचर की हेड के उससे हटा दिया उसको। जब तक हम थे वो वापस से हेड तो नहीं बनी। स्कूल में बॉम्ब स्क्वाड बनवा रखा है तुमने? अरे हाँ, ये जितना ये पूरी मतलब पिक्चरों की जो स्टोरी है वो इन्होंने ही दी है मुझे लग रहा है। हाँ, मेरे दिमाग में कसाब चल रहा है, ये बंदा कसाब है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, प्लान कर रहा है। मेरे को बस एक चीज बड़ी ऑड लग, मैं आर्य समाज स्कूल से हूँ, डीएवी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक फुल फॉर्म है, और मतलब वहां पे 8th 9th क्लास तक हमें पढ़ाई के साथ साथ वेद पाठ पढ़ाया जाता था, और हर सैटरडे हवन होता ऋग्वेद, था। आर्य ऋग्वेद, हाँ, हमारी एक ऋग्वेद। छोटी सी, हाँ वो छोटी सी बुक होती थी वेद पाठ की। पर मेरे को इशू ये आया कि उसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं उसका, वो थोड़ा सा पढ़ाया और छोड़ दिया। जबरदस्ती पढ़ाया था वो। सेम। क्यों, मेरे को आज तक लॉजिक समझ आया नहीं उस और चीज मुझे का। मेरे स्कूल में और हाउसेस मेरे को के लगता नाम है थे अगर मैं वेदों वो पे। अगर मैं वो ना पढ़ता ना, तो शायद मेरे भगवान में ज्यादा विश्वास होता है। वो पढ़ के मुझे विश्वास होता अरे मैं ना है। पूरी लाइफ किसी और स्कूल में था, मैंने 11th 12th इसके स्कूल से करी है। तो वो जो जिस पुराने स्कूल में था ना, वो काफी मॉडर्न स्कूल था वो। और जब मैं इधर गया तो मैंने अपने फेयरवेल पे मैं हवन पे बैठा हूँ, और मेरे पुराने स्कूल में फैशन शो हो रहा होता था। सच्ची में सोचना, पुराने स्कूल में फैशन शो से आ रहा हूँ और यहाँ पे फेयरवेल में हवन में बैठा हुआ है। ओ गॉड। हमारे स्कूल में तो प्रॉम नाइट होती थी गाइस, मैं मिस्टर प्रॉम बना था। On the basis of not marks, on the basis of not marks, on the basis of performance interview and model contest. बढ़िया बढ़िया। वाह यार, तुम फेयरवेल के टाइम पे मैं अपनी किताबें मिस्टर स्वाहा आर्य करते समाज थे बना क्या? था। क्या क्या क्या? मिस्टर आर्य समाज। मेरे को वेदों के पंडित नाम होता याद ही है। अच्छा, और फेयरवेल के टाइम पे तुम अपनी किताबें स्वाहा करते थे क्या? अरे पता नहीं यार, मैं तो स्ट्रेस में आ गया था, मैं कहा मैं सूट पहन के आया हूँ यहाँ पे, ये तो बैठा दिया है यार। कहते हैं ड्रेस कोड धोती है। काफी स्ट्रेस। So thank you so much guys for always being there, and thank you Daman, Sameer and Arpan for the podcast. ये हमारा part 1 of the education system podcast था. We will be back with our part 2. इसी वीडियो का second cut है. और yeah, see you in the next video. Thank you so much. Bye bye. Bye.